हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पहला चैप्टर यानी बड़माला परिभाषा एवं भेद को देखेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू जो पेट में सभी आ सकते हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी थ्रू जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश में, सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। यदि दोस्तों चैनल पे न्यू है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए टाइम न वेस्ट करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बर्डों के कितने भेद होते हैं? तो बर्डों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है कि बर्डों के दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, बर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो बर्डों के समुदाय को दोस्तों बड़माला कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़माला कहते हैं। बर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं? बड़माला कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा कि बड़माला किसे कहते हैं? तो बड़माला किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित बड़ समूह को बड़माला कहते हैं। व्यवस्थित बड़ समूह को क्या कहते हैं? बड़माला कहते हैं। यहाँ पर इसके बारे में देखिए डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यह है, व्यवस्थित बड़ समूह को बड़माला कहते हैं। हिंदी बड़माला में कुल 52 बड़ होते हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 तथा अयोग्यवाह दो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी भाषा की कुल बड़ लिपियाँ कितनी है? तो कितनी होती है दोस्तों? 52 होती है। अभी ऊपर देखें हैं कितनी होती हैं? 52 होती है। कौन कौन होती है आइए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों कि हिंदी भाषा की कुल बड़ लिपियाँ 52 होती हैं, जिसमें स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आओ, ठीक है। क वर्ग कौन कौन होते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 क वर्ग होते हैं। ये च वर्ग होते हैं 5, ट वर्ग 5 होते हैं, त वर्ग 5 होते हैं और प वर्ग 5 होते हैं। इसके साथ साथ अंतस्थ वर्ग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पूछता है कि अंतस्थ वर्ग कौन कौन होते हैं, तो अंतस्थ वर्ग होते हैं य, र, ल, व। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। और एक आपको उसमें व्यंजन याद रखना है, ये होते हैं श, श, श है, ठीक है। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन छ, त्रे, ज्ञ और श्रय होते हैं। अयोग्यवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। और द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कुल मिला के बड़ों की संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई होता है वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड होता है। यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, पूरा देख लीजिए दोस्तों। इसमें दिया है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 33, 2 अयोग्यवाह, 2 द्विगुण, 4 संयुक्त वर्ड होते हैं। अभी पीछे देखें, ठीक है। उसमें अगला है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों आपको बताना है कि क्या कहते हैं। इसको कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर लिखा है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। अगला है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितनी प्रकार के होते हैं? ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन से 3 प्रकार हैं। तो इसमें देखिए, एक होता है दोस्तों ये हर्ष स्वर होता है, उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी के आधार पर स्वर 3 भेद होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, तीसरा प्रलुप्त स्वर होता है। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री हर्ष स्वर है, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, आओ, ठीक है। और ये प्रलुप्त में देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्रलुप्त स्वर कहते हैं, ठीक है। ये अंक इसका चिन्ह होता है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में प्रलुप्त को स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि बड़, ठीक है, बड़ तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ व लुप्त क्या है? ठीक है, तो क्या है? मात्रा है। अभी देखे हैं कि ह्रस्व दीर्घ और
प्रलुप्त क्या होते हैं, मात्रा होते हैं। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ और प्रलुप्त मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आते हुए वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर बलों की संख्या 11 है, सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्वरों की कितनी संख्या है, बताना है कि स्वरों की कितनी संख्या। तो ऊपर अभी पढ़ेंगे कि दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। यहाँ पर देख लीजिए इसके पूरे बारे में कि स्वरों की संख्या 11 होती है। इनमें 4 अ ई उ वी मूल स्वर, 3 आ ई उ दीर्घ स्वर तथा 4 ए ओ संयुक्त स्वर है। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रिकॉर्ड की निकलती है वो स्वर कहलाते हैं, जैसे अ आ ई बड़ी। ठीक है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, बताना है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो क्या है, स्वर ध्वनि 3 होती हैं। आप पढ़े होंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर। तो उपयुक्त क्या हो जाएंगे, 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो इसके बारे में हम पढ़े ही हैं। ठीक है, तो इसका डिस्कशन पूरा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। अगला है कि स्वरों का उच्चारण, ठीक है, बताना है कि स्वरों का उच्चारण होता है तो कैसा होता है, बिना किसी सहायता से। ठीक है, क्या होता है, जो स्वरों का उच्चारण होता है वो बिना किसी की सहायता से होता है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए की ध्वनि छिपी रहती है। अगला है स्वर किसका भेद है, बताना है कि स्वर किसका भेद है। तो स्वर किसका भेद है दोस्तों, ये बड़ का। दोस्तों यहाँ पे संधि तो होगा, वैसे नहीं, समास होगा नहीं, लिंग होगा नहीं, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, स्वर किसका भेद है, बड़ का भेद होगा। ठीक है, ऑप्शन से भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में दिया है कि स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का विभेद है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली बड़ व्यंजन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, ये देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे मात्रा के आधार पर। ठीक है, आपको बताना है कि मात्रा के आधार पर स्वर। ठीक है, तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, बताना है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो कितनी होती है दोस्तों, ये 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। पूरा यहाँ पर लिखा दिया है कि ह्रस्व स्वर कौन होते हैं, दीर्घ स्वर कौन होते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ ई उ री। और दीर्घ स्वर कौन होते हैं, वह स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। यानी ह्रस्व स्वर कितने होते हैं दोस्तों, ये 4 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, या इसे गुरु स्वर, गुरु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, दोगुना समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर को ही क्या कहा जाता है, गुरु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर। 2 मात्रा होने के कारण इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। एक छंद शास्त्र में ह्रस्व स्वर मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। ठीक है, लघु को क्या कहते हैं, ह्रस्व को क्या कहते हैं, लघु कहते हैं, और दीर्घ को गुरु कहते हैं। ह्रस्व का कैसे होता है, 1 होता है इसका पहचान, और दीर्घ क्या होता है, ऐसे कहते 2 मात्रा होती है और ये 1 मात्रा होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, बताना है कि कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, यदि कौन सी बड़ी मात्रा में
आएगा। आपको बताना है कौन सा इसमें देखिए दीर्घ स्वर कौन सा होगा, जो बड़ी मात्रा होगा तो आय के बाद क्या आता है, आ आता है, यही हमारा क्या होता है दीर्घ स्वर। जो आय होता है ये क्या होता है लघु स्वर होता है, जो आ होता है ये दीर्घ स्वर होता है। 16 के बाद आइए देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में दिया है। ऊ क्या होता है हर्ष स्वर होता है, ए क्या होता है अ और ई से मिलकर बना है, ये संयुक्त स्वर होगा, ओ होगा और ये भी क्या होगा संयुक्त स्वर होगा। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। बताना है कि इसमें कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो दोस्तों अभी देखिए ये जो होता है किससे मिलके बना होता है, आ प्लस ई से, आई प्लस ई से क्या मिलकर बना होता है, ए बना होता है। जो हमारा ए होता है, ठीक है, जो हमारा ए होता है ये किससे मिलकर बना होता है। देखिए जो इसमें पूछा है कि संयुक्त स्वर नहीं है, देखिए ऊपर दिखाया है ओ भी ए और ऊ से मिलके बना होता है। इसी तरह जो ए होता है, ठीक है, ये भी किसी ए ए और ई से मिलके बना होता है, ठीक है। तो इसमें ये तीनों अब संयुक्त स्वर हो जाएंगे। तो कौन सा पूछा है कि संयुक्त स्वर नहीं है, तो कौन होगा बड़ा ऊ वाला, ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया पूरा कि ऊ संयुक्त स्वर नहीं है बल्कि यह दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। हर्ष स्वर अ ई उ री, यानी एक मात्रा वाले हर्ष स्वर कहलाते हैं, 2 मात्रा वाले दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई उ, ठीक है। और जो अगले लाइन आते हैं कि ए ओ औ, ये सब क्या कहलाते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी अधिक स्वर लगता है। आपको बताना है कि किसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक स्वर लगता है। तो कौन से लगता है, प्लुप्त में लगता है। किसमें लगता है, प्लुप्त में लगता है। लघु से ज्यादा दीर्घ में लगता है, दीर्घ से ज्यादा प्लुप्त में लगता है, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनो, ये सब क्या कहलाएंगे प्लुप्त स्वर कहलाएंगे। अगला है कि प्लुप्त स्वर कौन सा है, ठीक है, बताना है कि प्लुप्त स्वर कौन सा है। तो प्लुप्त स्वर कौन सा होगा दोस्तों, अभी ऊपर पढ़े कि ओम वाला, ठीक है। देखिए ओम वाला क्या होता है, प्लुप्त स्वर होता है। अब यहाँ पर इसके बारे में लिखा है दोस्तों कि ओम प्लुप्त स्वर है, शेष वर्तनी की दृष्टि से ये त्रुटिपूर्ण शब्द है, ठीक है। सब ये क्या है त्रुटिपूर्ण है, सब ओम लिखा है लेकिन वर्तनी की दृष्टि से क्या है सब त्रुटि है। हर्ष स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है प्लुप्त स्वर के उच्चारण में उसका 3 गुना समय लगता है। प्लुप्त स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा या नाटक इत्यादि में संवाद लिखने, समय पुकारने के अर्थ में किया जाता है। चलिए देखते हैं अब अगला हम लोग देखेंगे संधि के आधार पर, ठीक है, संधि के आधार पर स्वर। तो निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर कहा गया है, ठीक है। इसे बताना है कि किसको संयुक्त स्वर कहा गया है। तो किसको कहा गया है दोस्तों, डी ए आई को कहा गया है। किसको कहा गया है, आई को कहा गया है। किसको कहा गया है दोस्तों, आई को क्या कहा गया है, संयुक्त स्वर कहा गया है। देखिए इसको ए वाले को और ए वाले को, ठीक है। अभी ऊपर देखें इन दोनों को क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर। और इस किसको कहा जाता है, ओ को कहा जाता है और औ को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पूरा देख लीजिए और एक क्वेश्चन साथ में ले लेते हैं। ए स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है, इसी को जो अभी बताए हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर ए होता है, ए होता है, ओ होता है और औ होता है, ये संयुक्त स्वर होते हैं। इनके संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है। और अ और ई मिलके ए बनते हैं, और अ ए मिलके ए बनते हैं, अ उ मिलके ओ बनते हैं, अ और ओ मिलके औ बनते हैं। अ ई उ री को मूल स्वर कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, बताने की कौन सा संयुक्त स्वर है। तो देखिए दोस्तों इसमें संयुक्त स्वर कौन सा होगा, ठीक है, आपको बताना इसमें संयुक्त स्वर होगा। इसमें आ जा रहा है तो संयुक्त स्वर होगा नहीं, इसमें री है तो ये होगा ही नहीं, इसमें आ जा रहा तो इसलिए ये होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, ए डी वाला, यानी ए ओ और औ, यही तो होता है संयुक्त स्वर। आप ऐसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो संयुक्त स्वर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। बताना कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। तो इसमें नहीं है ओ, ठीक है, ये क्या है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ओ जो होता है ये संयुक्त स्वर होता है, ये दीर्घ स्वर नहीं होता है। ये क्या होता है, ये संयुक्त स्वर होता है, ये दीर्घ स्वर नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, थोड़ा सा आप इसको देख लेते हैं। ये पूरा आ जाए ऐसे करते हैं, नहीं आएगा।
चलिए यहाँ देख लेते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर जिनका वर्गीकरण निम्न है। हरस स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति में दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है हरस स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। अभी इसके बारे में ऊपर देखा गया है दोस्तों। दो समान मूल स्वरों को योग से निर्मित स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। और ये संयुक्त स्वर कौन कौन हो जाएंगे दोस्तों? ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर हो जाएंगे। अतः प्रश्नगत विकल्पों में से ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये संयुक्त स्वर है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, कि दिया है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। बताना है कि इसमें कौन सा नहीं आता। तो इसमें हो जाता है ये विवृत होता है। क्या होता है? विवृत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता अभी इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है दोस्तों कि विवृत स्वर जीव के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता है। जीवा के उत्पत्ति होने पर या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक अग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है, एक पश्च स्वर होता है। लेकिन विविध स्वर जीव के भाग के आधार पर नहीं होता, ठीक है। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। विवृत स्वर वही स्वर होते हैं जिनके उच्चारण मुख द्वारा पूरा खुलता है, जैसे आ। मुख द्वारा खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। मुख द्वारा खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत होते हैं। अगला है बताना है कि इसमें दिया है कि अर्ध विवृत स्वर हैं, ठीक है। बताना है कि अर्ध विवृत स्वर हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें होगा। तो ये होगा अय होगा। कौन होगा? अय, ठीक है। ये नहीं होगा, अय होगा, ठीक है। ये अर्ध विवृत स्वर है। क्यों है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि मुख द्वारा खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, ठीक है, वो विवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध विवृत होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, जैसे अ, ए, आ, औ। अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। अतः दिए गए विकल्पों में से ये क्या है? अर्ध विपरीत स्वर है। अब आइए देखते हैं कि उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वर, ठीक है। ये कौन सा बड़ ओष्ठ नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन बड़ ओष्ठ नहीं है। तो इसमें होता है आ, ठीक है। इसमें कौन हो जाएगा? आ, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बड़ ओष्ठ नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्यों नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। आ बड़ ओष्ठ नहीं है, यह कंठ ध्वनि है। उ तथा प वर्ग बड़ ओष्ठ ध्वनियां हैं, ठीक है। ये क्या है? ओष्ठ ध्वनियां हैं। यहाँ पर देखिए अगला है कि निम्न में से कंठ बड़ कौन सा है। बताना है कि इसमें कौन सा कंठ बड़ है। तो ये कौन सा कंठ बड़ है दोस्तों? अय। ये किसमें आता है? अय के आता है, ठीक है। कंठ बड़ कौन होते हैं, ठीक है। लेकिन दिए गए बड़ों में अय कंठ बड़ है, ई तालब बड़ है तथा उ ओष्ठ बड़ है। आपको ये पूरा याद होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। कह रहा है ई, उ, च, छ, ज, झ, अंग आदि का उच्चारण किससे होता है। तो आपको बताना है किससे होता है। तो देखिए ई, च, छ, यहाँ से देखिए च, छ, ज, झ, ये किससे होता है? तालब से होता है, ठीक है। क्या होता है? तालब से। क, ख, ग, घ वाला कंठ से होता है, छ, छ, ज, झ वाला तालब से होता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए यूपी SSC वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ऐसे बड़ जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालब बड़ कहते हैं, जैसे ई, च, छ, ज, झ, आ, अंगा, ठीक है। क्या छ, झ, इया बोलते हैं इसको। जैसे कंठ में कौन कौन आते हैं देखिए दोस्तों, क, ख, ग, घ, अंगा आते हैं, साथ साथ अ और आ आता है। मूर्धन में कौन आते हैं? री आता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा आता है। जो च, छ, ज, झ और ई होता है ये तालब में आता है, ठीक है। ओष्ठ में आता है प, फ, ब, भ, मा आता है, इसके साथ उ और ओ आता है। तालब में ई, च, छ, ज, झ आता है, ठीक है। तो पूछा था इसमें तालब कौन सा हो जाएगा। तो ई, च, छ, ज, झ
ईया वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिह्वा के आधार पर स्वर कितनी प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक अग्र स्वर होता है, दूसरा मध्य स्वर होता है, तीसरा पश्च स्वर होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में हम ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, ऊपर पढ़े हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आगे पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? बताना है कि इसमें से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ कौन हो जाएगा? ऊ वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऊ वाला। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लीजिए। इसके बारे में बहुत दिया है, इसके बारे में यहाँ से देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से ऊ ओष्ठ वर्ण है। हिंदी वर्णमाला के उन स्वरों के उच्चारण स्थान का विवरण निम्न है। ठीक है, कौन ये कंठ वाले में कौन कौन आ जाते हैं? अ और आ। ठीक है, यहाँ से देख लिए पूरा दिया है। जो अ और आ आते हैं किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। इसी के साथ क से लेके, ठीक है, क ख ग है अंगा तक, ये भी किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। तालुम कौन आते हैं? ई और ई आते हैं। ठीक है, आ ई किस में आते हैं? तालुम आते हैं। और तालुम कौन आते हैं? च से लेके च जो है ईया तक आते हैं। री किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। ठीक है, इसमें आता है मूर्धन्य में आता है। ऊ और ऊ ओष्ठ में आते हैं। कंठ तालुम में ए और ओ आते हैं। कंठ ओष्ठ में ओ और आ आते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंठ तालब कौन सा है? बताना है कि इसमें कंठ तालब कौन सा है। तो दोस्तों इसमें कंठ तालब जो होता है वो होता है ए और ए होता है। क्या होता है? ए और ए। अभी यहाँ पर देखिए कंठ तालु कौन होते हैं? ए और ए होते हैं। ठीक है, कौन होंगे? ए और ए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 के बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 31। देखिए इसके बारे में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 31। ठीक है, 31 है किसी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। बताना है कि कौन सा? कंठ तालु। तो अभी देखे हैं ए और जो ए होता है क्या होता है? कंठ तालु होता है। कौन सा? ए और ए क्या होते हैं? कंठ तालु होते हैं। अब देखिए इसमें अगला है कि बताना है कि ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। ठीक है, ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है दोस्तों? आपको ये बताना है। तो किसकी सहायता ली जाती है? कंठ और तालु की। कंठ और तालु की। ठीक है, ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। किसकी ली जाती है? कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। 32 के बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 से स्वर ए को उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी सेम क्वेश्चन है, बार बार ही पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? कंठ और तालब। ठीक है, क्या हो जाएंगे? कंठ और तालब। ठीक है, कौन हो जाएंगे? कंठ और तालब। अब इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए पूछा ओ और ओ। ठीक है, ओ और आओ किस प्रकार का वर्ण है? पूछा है कि ओ और आओ, ठीक है, किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये किस प्रकार के वर्ण हैं दोस्तों? एक कंठोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? कंठोष्ठ होते हैं। अभी ऊपर वाले वहाँ पूरा लिखा है, वहाँ इसके साथ लेके आप इसको लिख के याद कर सकते हैं, तभी आप समझ पाएंगे। जो ओ और होता है क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। ठीक है, यानी कंठ और ओष्ठ से होते हैं। ठीक है, 34 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। अब है अनुनासिकता के आधार पर स्वर बताना है। तो 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है? बताना है कि कौन सी अनुनासिकता है। तो दोस्तों ये होता है संभालना। ठीक है, संभालना क्या है? अनुनासिकता है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से संभालना शब्द अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है, इनके उच्चारण में वायु नाक से कम मुख से अधिक निकलती है। ठीक है, हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्र बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर चंद्र बिंदी है तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो वैसे चंद्र बिंदी शम्य है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, मुख से ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलता है। ठीक है, हवा क्या कहाँ निकलता है? नाक से भी निकलता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? नाक से जब निकलेगा तो अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। 36 का कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, 36 का कितना हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है, जिन स्वरों के उच्चारण हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे आ ई। ठीक है, अगला है
क्वेश्चन नंबर अगला है 37 नंबर। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, किससे? केवल मुख से निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? निर्नुनासिक कहा जाता है, उन्हें निर्नुनासिक कहा जाता है। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलेगी उसको क्या कहा जाता है? निर्नुनासिक कहा जाएगा, और जिससे सिर्फ नाक से निकलेगा उसे अनुनासिक कहा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है यहाँ पर। देखिए इसके बारे में दिया है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो निर्नासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर अंगा, इया, ड़, न, प के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ, ओ, औ, आ। संवृत्त स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, बताना क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, आपको बताना क्वेश्चन नंबर 38 है ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत मुखी स्वर है? तो कौन सा है दोस्तों? ई वाला है। कौन सा है? ई वाला है। कौन सा है? ई है। आइए देखते हैं इसके बारे में, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ई पहला हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया है ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए। वृत्तमुखी होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं, जैसे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे ओ, औ, आ। अतः दिए गए विकल्पों में से ई आवृत मुखी स्वर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए स्वर से संबंधित अन्य प्रश्न। अब देखेंगे स्वर से संबंधित अन्य प्रश्न। ये है भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये किस प्रकार का स्वर है दोस्तों? ये पश्च संवृत होता है। क्या होता है? ये पश्च संवृत होता है। इसके बारे में देखते हैं। लिखा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ तथा ऊ, ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ पश्च संवृत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। ठीक है, जैसे आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, बड़ा औ, आ। संवृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ओ। ये सब क्या कहलाते हैं? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया है 40 नंबर। ठीक है, अब देखेंगे 40 नंबर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वरों का वर्गीकरण नहीं है? बताना कि स्वरों का वर्गीकरण नहीं है। तो देखिए अभी पढ़े हैं हर्ष होता है, प्रलुप्त होता है, संयुक्त होता है, लेकिन द्वित्व नहीं होता है। तो स्वरों का वर्गीकरण द्वित्व नहीं होता है। अभी आप पढ़े ना हर्ष, दीर्घ, प्रलुप्त और संयुक्त ये सब होते हैं, लेकिन ये द्वित्व कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो 40 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 40 का कौन सा हो जाएगा? डी। अब आइए देखते हैं 41 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर देख लीजिए, इसके बारे में पूरा दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है, इसीलिए टाइम न वेस्ट करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है। बताना है कि जो री ध्वनि होती है वो क्या होती है। ठीक है, आपको बताना है कि री वाला क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा री होता है वो कैसा होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। भाई ये संयुक्त व्यंजन नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अब देखिए क्या है, हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि स्वर है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं, जैसे आ, ई, ओ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, अब देखेंगे हम भाषा व्यंजन परिभाषा भेद एवं व्याख्या। अब हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है दोस्तों, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं? आपको बताना है कि अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 अंतस्थ होते हैं, 4 उष्म होते हैं। अंतस्थ में कौन कौन आते हैं दोस्तों? ये होता है य, व, र, ल। ठीक है, ये क्या होंगे? अंतस्थ हो जाएंगे। और तीनों से, यानी ये देखिए ये वाला से, इसको बोलते हैं तालब से। ठीक है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य से। ठीक है, इसको तालब से, इसको मूर्धन्य से, और इसको एक कोई से भी वो इसको भी से बोलते हैं, और ये क्या होता है? आए। ठीक है, अब देखिए इसको तालब से, मूर्धन्य से, और इसको क्या बोलते हैं? है। यही 4 क्या कहलाते हैं? उष्म वर्ण कहलाते हैं। और 4 य, व, र, ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ कहलाते हैं। तो पूछा है अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होंगे? तो 4 मिलकर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ये 8 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको
इसको तालब सा कहा जाता है, इसको मूर्धन्य सा, इसको दंती सा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दंती सा कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें दिया है कि अंतस्थ व उष्म वर्णों की कुल संख्या 8 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ, जिनमें 4 अंतस्थ व्यंजन तथा 4 उष्म व्यंजन है। यह र ल व बड़ अंतस्थ व्यंजन है तथा ये तालब सा, मूर्धन्य सा और दंती सा और है उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमा अक्षरों की संख्या कितनी है। बताना है कि पंचमा अक्षरों की संख्या कितनी है। तो पंचमा अक्षरों की संख्या दोस्तों 5 है। कितनी है? 5। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंचमा अक्षरों की संख्या 5 होती है। ठीक है, पंचम में 5 आ रहे तो 5 होगा। अब कौन कौन जाते हैं? जैसे क ख ग घ अंगा, ठीक है, च छ ज छ इया, ट ठ ड ढ आड़ा, ठीक है, त थ द ध ना, यही सब क्या होते हैं? पंचम अक्षर होते हैं। आइए इसके बारे में यहाँ पर दिया है कि हिंदी वर्णमाला में पंचम अक्षरों की संख्या कितना है? 5 है। कौन कौन है? देखिए क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ़ त थ द ध ना, प फ ब भ मा। ठीक है, तो 5वें जो शब्द होते हैं इनको क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, बताना है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों? 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है? इसमें एक सवघोष होता है, दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के 2 वर्गों में बांटा गया है। एक सघोष होता है, दूसरा अघोष होता है। पहला सघोष होता है, दूसरा अघोष। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है वो सघोष, और जिनमें यह झंकृत नहीं होती वह अघोष व्यंजन कहलाते हैं। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये खत्म हो गया। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 के बाद 45 नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर हम 45 को देखेंगे। इसमें है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहा जाता है। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है दोस्तों? अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, अर्थात व्यंजन एवं स्वरों के मेल को अक्षर कहते हैं। जैसे क अ मिलके क्या बन जाता है? क बन जाता है। ख और अ मिलके ख बन जाता है। क और ओ मिलके को बन जाता है। द और उ मिलके द, आज सभी अक्षर हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है। कौन सा उसमें व्यंजन नहीं बताए थे दोस्तों? जो तीनों श होता है और इसके साथ है, ये उसमें व्यंजन कहलाते। तो ग क्या होगा? उसमें व्यंजन नहीं होगा। एक कैसा होता है? एक कंठ वाला होता है। ठीक है, 46 के बाद अब देखते हैं। इसमें देखिए दिया है, दिए गए वर्णों में ग उसमें व्यंजन नहीं है। यह एक स्पर्श व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। शेष वर्ण उस व्यंजन है। उसमें व्यंजन स होता है। ठीक है, यानी इसको हम बताएं दोस्तों कैसे पढ़ा जाता है। इसको कौन सा स बोलते हैं? इसको तालब श बोलते हैं, इसको मूर्धन्य श बोलते हैं, इसको दंती श बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? बताना इसमें कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो क वर्ग होता है वो क्या कहलाता है? कंठ ध्वनियाँ कहलाता है। यानी क ख ग घ अंग ये सब क्या कहलाते हैं? कंठ ध्वनियाँ कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क ख ये कंठ ध्वनियाँ हैं, च छ तालब ध्वनियाँ हैं, ट ठ मूर्धन्य, तो यह रे अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला दिया है कि घ का उच्चारण स्थान कौन है? तो क ख ग घ, तो उसी मार है तो कौन सा हो जाएगा? ये कंठ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ है तो यही होता है क ख ग, ये सब क्या होते हैं? कंठ ध्वनियाँ होते हैं, यानी शी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, बार बार यही क्वेश्चन दोस्तों घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, तो अगर एक बार आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे है एक कंठ ध्वनिया है। अब कंठ वाले में कौन होगा? क ख ग घ अंगा। ठीक है, तो इसमें ग आ रहा तो यही क्या होगा? कंठ वाला हो जाएगा। 50 का ये हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर। 51 नंबर दिया है कि हिंदी का स ध्वनिया है। बताना हिंदी का जो स ध्वनिया है तो दोस्तों ये बताएं, इसको तालब श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालब श बोलते हैं। ठीक है,
और जो ये देखिए इसको स वाले को तालब स बोलते हैं, इसको वाले को मूर्धन्य स बोलते हैं और इसको ये वाले को दंती स बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा दंत, ये दंती स होता है और ये स क्या होता है तालब स होता है। अगर ये वाला स आता है तो क्या होता है मूर्धन्य हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है। अगला है कि तालब व्यंजन है, ठीक है, आपको बताना है कि तालब व्यंजन है। तो दोस्तों जो होता है च छ ज झ, ठीक है, ये क्या होता है तालब होता है, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। कौन सा से हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया च छ ज झ, ये तालब व्यंजन होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, इसमें बताना च छ बड़ का उच्चारण कौन सा है। तो अभी पढ़े हैं च छ जैसे क्या होते हैं तालब होते हैं। आई 53 के बाद देखते हैं 54 वाला। आपको बताना है य का उच्चारण स्थान क्या है। बताना है कि दोस्तों य का उच्चारण स्थान क्या है। तो य का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, ये तालब होते हैं। क्या होते हैं, ये तालब होते हैं, ठीक है। यानी तालु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तालु, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए य वर्ड का उच्चारण स्थान तालु है, य व रल अंतस्थ वर्ड भी होते हैं, इसी को तालब भी बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में है निम्न में से तालब ध्वनि है। बताना है इसमें से निम्न में से तालब ध्वनि है। तो दोस्तों अभी बताएं, इसको बोला जाता है तालब श वाले क्या बोला जाता है, तालब श। तो इसमें तालब ध्वनि कौन हो जाएगी, श हो जाएगा। 55 के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। हिंदी का तालब ध्वनियाँ है, ठीक है। आपको बताना है कि ये तालब ध्वनियाँ कौन सी होंगी, ठीक है। तो आपको दोस्तों पता होगा कि जो हमारे च छ ज झ होते हैं क्या कहलाते हैं, तालब कहलाते हैं। च छ ज झ यहाँ क्या कहलाते हैं, तालब कहलाते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये वाला श, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, तालब होते हैं। ये भी क्या होता है, तालब होता है। ये सब आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। 56 के बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। अब बताना च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। तो सबको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, तालब बोलते हैं। क ख ग वाली को कंठ बोलते हैं। ये सब चीज़ें कई बार क्वेश्चन आ चुकी है। अब देखिए च छ ज झ यहाँ का उच्चारण कौन होता है, तो तालु से होता है। किससे होता है, तालु से होता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है। तो च छ ज झ होगा, च छ ज झ, तो इसमें झ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, तालब हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में डिस्कशन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो च छ ज झ यानी छ हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 60 के बाद देखते हैं, 60 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61। जब एक ही सेम क्वेश्चन है तो उसको डिस्क्रिप्शन क्या पढ़ा जाए, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तालब है। तो आपको पता है च छ ज झ यानी ज हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ दंत नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ दंत नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा बड़ दंत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये होगा। अभी पढ़े कि ये क्या होता है, वो तालब होता है। यह क्या होता है दोस्तों, तालब होता है। बाकी तय थ द ध ये सब क्या होते हैं, देखिए तय थ द ध ये सब बड़ दंत होते हैं, साथ में लय भी होता है। लेकिन इसमें बड़ दंत कौन नहीं होता है, ये। अभी पढ़े हैं कि ये क्या होता है, तालब होता है। क्या होता है, तालब होता है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है यह बड़ दंत नहीं बल्कि इसका उच्चारण स्थान तालब है। जिन बड़ों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उन्हें दंत बड़ कहते हैं। जैसे तय थ द ध न, उसके बाद लय और स, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये दंती सा कहलाते हैं। अभी दोस्तों हम समझाए थे कि जो ये स होता है, ये स, ये वाला स, ठीक है, ये वाला स, इसको दंती सा बोला जाता है, ठीक है। और ये वाले श को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य श बोलते हैं। 62 के बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 दिया निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। बताना है कि दंत नहीं है, तो इसमें ट होगा, ठीक है। इसमें जो ये दंत नहीं है क्योंकि दंत में कौन आएगा, तय थ द ध ना आता, तय थ द ध ना, यानी ट उसमें नहीं आता, ठीक है। ये दंत नहीं होगा, ये दंत नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, यहाँ पर दिया है कि ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से ये दंत नहीं है। ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। शेष तय वर्ग के व्यंजन दंत हैं, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनियां हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की ध्वनियां होती है दोस्तों, ये मूर्धन्य होता है। ट वर्ग वाले क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। देखिए क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा को क्या बोलते हैं, कंठ वाला बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क ख ग घ अंगा को। च छ ज झ ञ को ताला भी बोलते हैं, च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ़ को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। त थ द ध न को दंती बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 65। अब पूछा है स का उच्चारण स्थान, तो बोलते हैं इसको क्या बोलते थे दोस्तों, इसको मूर्धा बोलते हैं, मूर्धन्य श बोलते हैं। आपको इसको तीनों श को याद रखिएगा। इसको श को क्या बोलते हैं, तालव्य श बोलते हैं, इसको दंती श बोलते हैं और इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। 65 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 65 के बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 66 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें पूछा है ढ वर्ग का उच्चारण स्थान है, अब भरना इसमें और वर्ग का है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प कौन सा होगा। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा सही विकल्प होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पहली बात जो ढ होगा ये किस में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, जैसे देखिए ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, इन ट वर्ग में आएगा। तो देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी तय नहीं होगा। अब देखिए पहले क्या आएगा, इसमें यानी क्या भरा जाएगा, ट भरा जाएगा। इसमें क्या होता है, ट के बाद देखिए क्या होता है, ट के बाद ठ होता है, ठ के बाद ड होता है, ड के बाद ढ होता है। देखिए ट ठ ड ढ यानी चौथा होता है। ठीक है, ये ढ कौन सा होता है, चौथा होता है। तो चौथा कौन इसमें सही है, इसमें यानी ये बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बी वाला ट वर्ग और चौथा शब्द होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, बाकी डिटेल दिया है, आप इसके साथ लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, बताना इसमें कौन सा दंत ध्वनि है। ठीक है, तो है तो क्या होता है, कंठ होता है। च छ जैसे तालु होता है, छ भी नहीं होगा। उसके बाद आपको पता है कि जो ट ठ ड ढ होता है, ठीक है, ट ठ ड ढ होता है वो देखिए यहाँ पर क तो नहीं होगा, छ नहीं होगा, यानी ये इसमें कौन सा होगा, 67 का कौन सा हो जाएगा, तय हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, दंत होता है। एक आखा देखा कंठ होता है, च जैसे तालु होता है। ठीक है, उसके बाद ट ठ ड ढ जो होता है वो क्या होता है, मूर्धन्य होता है। और त थ द थ क्या होता है, ये दंती होता है। ठीक है, अभी 67 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो आपको बताना इसमें दंत ध्वनि है तो इसमें क्या होता है, त थ द ध ना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको या तो त थ द ध नहीं मिला। ठीक है, ख तो होगा नहीं, च होगा नहीं, फ होगा नहीं, तो ल होगा। ठीक है, 68 का क्या हो जाएगा दोस्तों, लय हो जाएगा। ठीक है, अभी वहाँ पढ़े कि जो लय होता है, ठीक है, और ये स होता है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, दंती श में आते, दंत में आते हैं। ठीक है, ये स और लय ये किस में होते हैं, दंत में होते हैं। 68 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों कि इनमें से दंत ध्वनियाँ हैं, बताना इसमें से कौन सी दंत ध्वनियाँ हैं। आपको बताना इसमें से कौन सी दंत ध्वनियाँ हैं, तो कौन सा होगा, ये त थ द ध, त थ द ध, ये क्या होती है, दंत होती हैं। अब जान ही रहे हैं च छ ज क्या होती है, तालब होता है। ठीक है, और ट ठ ड ढ क्या होता है, मूर्धन्य होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा था दंती तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगी। 69 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर अब देखेंगे 70। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 70, लय और सय सेम दोस्तों। ठीक है, लय और सय का उच्चारण किस स्थान पे होता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, दंती सा होता है। क्या होता है, ये दंती होता है। ठीक है, यानी दंत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा पढ़ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके हैं, सेम इसी तरह का था कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग दंत वर्ग है, बताना कि कौन सा वर्ग दंत वर्ग है। ठीक है, यानी अब इसमें देखिए त थ द ध होता है तो यहाँ द आ रहा है तो ये हो जाएगा सी वाला। 71 के कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहा निम्नलिखित में से एक दंत ध्वनि है, यानी त थ द ध यानी ध आ रहा है, ये हो जाएगा। तो ये 72 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, निम्नलिखित जिनका उच्चारण
ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे कहते हैं दोस्तों दंत। क्या बोलते हैं? दंत। ठीक है, दांतों पर जीभ लगने से, दांतों पर जीभ लगेगा तो क्या कहलाएगा? दंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दंत कहलाएगा। 73 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। देखिए यहाँ पर इसके बाद दिया है जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे दंत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे तय वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ। अब क्वेश्चन नंबर अब हम ये देखेंगे 74 वाला। ठीक है, 74 वाला है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, बताना कि कौन सा विकल्प शुद्ध है। अब देखिए दिया स तालब, ये मूर्धन्य होता है। ठीक है, और ये स ये तालब होता है, इसको मूर्धन्य दिया है। अब चय ये तो तालब सा होता है ना, कैखा कंठ ताल होती है, ये नहीं सही है। अब यही क्या है, एक स बचा है, दंतिशा हो जाएगा। जब आपको सब पता रहेंगे तो ऑप्शन से आप तुरंत कह पाएंगे। इसको देखिए, बताएं इसको मूर्धन्य शाह बोलते हैं, इसको तालब शाह बोलते हैं, इसको दंती शाह बोलते हैं। ठीक है, और कैखा गैघा वाला कंठ तालु होता है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसमें बी वाला हो जाएगा। 74 के बाद आइए देखते हैं 75। कह रहा दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले बड़ को क्या कहा जाता है? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले बड़ को क्या कहा जाता है, बताना है कि इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दंत। देखिए दांत जब जहाँ पर आ जाएगा वहाँ क्या होगा? दंत होगा। ठीक है, दांत और जीभ के स्पर्श से तो क्या होगा? दंत हो जाएगा। यही 75 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको देख लीजिए, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले बड़ को दंत बड़ कहते हैं, जैसे त थ द ध न दंत बड़ है। शेष विवरण निम्नलिखित है। दंतोष्ठ वह क्या कहलाता है? दंत और ओष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ दोनों जहाँ स्पर्श करते हैं वो वह होता है। कंठोष्ठ होता है ओ और ओ। ठीक है, मूर्धन्य होता है, देखिए ट ठ ड ढ अड़ा उसके साथ देखिए। ठीक है, मूर्धन्य में स आता है, इसके साथ र आता है और री, ये सब क्या होते? ये मूर्धन्य होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो र होते हैं, श होते हैं और री होते हैं, ये कैसे में आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा दंत है। ठीक है, तो देखिए अभी आप पढ़ेंगे दंत किसको बोलते हैं? त थ द ध ना को किसको बोलते हैं? त थ द ध ना को बोलते हैं। और साथ साथ बताए थे उसमें लय को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लय को भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। वैसे भी देखिए प फ ब भ म, ये प फ ब भ म अलग हो जाएगा, इसमें दंती में त थ द ध ना आते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो लय ही तो बचा। 76 का क्या हो जाएगा? उच्चारण के स्थान पर निम्न से लय दंत बड़ है, शेष प फ ब भ प मैं ओष्ठ बड़ है। ठीक है, 76 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से दंत बड़ कौन सा है? इसमें बताना है कि इसमें दंत बड़ कौन सा है, तो इसको दंती सा बोलते हैं। ठीक है, क्या बताया था? इसको दंती सा बोलते हैं। ठीक है, 77 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 में दिया है प फ ब भ मा, इसको बताना प फ ब भ मा क्या, इसको बोलते हैं दोस्तों ओष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ओष्ठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन। दंती तो होगा नहीं, दंती में क्या आते हैं? त थ द ध आते, तालब में च छ ज झ आते, कंठ में क्या आते हैं? क ख घ आते हैं। ठीक है, तो प फ ब म को क्या बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं। 78 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है आगे। 78 के बाद अब आएगा 79 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 नंबर है दोस्तों कि हिंदी की व ध्वनि है। ठीक है, बताना हिंदी की व ध्वनि है। ठीक है, बताना है कि हिंदी की व ध्वनि है। तो दोस्तों व ध्वनि क्या होती है? ओष्ठ ध्वनि होती है। क्या होती है? व ध्वनि क्या होती है? ओष्ठ ध्वनि होती है। ठीक है, प वर्ग वाले में कितने आते हैं? सब ये किस में आते हैं? ओष्ठ ध्वनि आते हैं, जैसे प फ ब भ म, ये सब किस में आते हैं? ओष्ठ ध्वनि में आते हैं। ठीक है, तो इसमें ब आ रहा है तो देखिए ब इसमें किस में हो जाएगा? ओष्ठ ध्वनि में, ओष्ठ ध्वनि में हो जाएगा। तालब तो होगा नहीं, तालब में कौन सा आते हैं दोस्तों? च छ ज झ आते हैं, अदंत में त थ द ध आते हैं, वर्ष को होता ही नहीं है। ठीक है, 79 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है? बताना है अंतस्थ नहीं, ये होता है य र ल वह होता है, वह होता है, ना कि ब, यानी कौन सा नहीं होगा? ब, ए बी वाला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यह र ल वह होता है, अंतस्थ होते हैं। ठीक है, ब नहीं होता है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? ब वाला। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अभी तो आपको पता ही होगा दोस्तों, आप ध्यान रखिए अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं, य र ल व होते हैं, और उसमें व्यंजन ये तीनों से और है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। ओष्ठ वाला क्या होगा, प प व है मैं होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि है, अभी बताना है कि ये ब क्या होगी, तो अभी पढ़े हैं कि ओष्ठ होता है, प प व में क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है ओष्ठ होता है, ये क्या होता है, ओष्ठ होता है, आपको पूरा पता होना चाहिए। अब इसके बारे में क्या पढ़ें, बार बार वही सेम क्वेश्चन है। ये अगला है कि निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, बताना है कि इसमें से एक ओष्ठ ध्वनि है, बताना इसमें क्या एक ओष्ठ ध्वनि है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ओष्ठ ध्वनि में क्या आता है, प फ ब भ मा आता है, तो भ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। च छ ज झ छ में आ रहा है तालब हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, बस पांचों याद हो कर लीजिए, 5 ही लाइन तो है, क गंगा च छ ज झ ट ठ ड ड़ त थ थ ना प फ ब आपको पूरा याद होना चाहिए। अब बताना हुआ ये क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अभी पढ़े हैं कि जो य होता है, व होता है, र होता है, ल होता है, ये क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। य व र क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं, यानी 83 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, 83 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अभी हम महाप्राण और अल्पप्राण भी आपको समझा देंगे, क्वेश्चन वहाँ पे आने दीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको, ट्रिक कैसे बताएंगे आप तुरंत। देखिए इसमें कहता है महाप्राण, ठीक है, और ये क्या होता है, अल्प प्राण। तो देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे अल्प लिखा है, ये क्या लिखा है, अल्प लिखा है, क्या लिखा है, अल्प। तो देखिए अ जो होता है पहला शब्द होता है, पहला शब्द होता है। ल में देखिए थोड़ा सा टेढ़ा है, यानी 3 की तरह दिख रहा है। आय प मतलब 5, यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा रहेगा तो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। देखिए अ में पहला शब्द है, ल थोड़ा सा टेढ़ा है तो 3 की तरह लिखेंगे, पैसे 5 लिख देंगे, यानी 1 3 5 क्या होगा, अल्प प्राण होगा। तो अब बचेगा कौन, इसमें देखिए 2 बचा और 4 बचा, तो दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। तो महाप्राण याद करने का आसान तरीका है, क्या होगा, 2 और 4 होगा, अल्पप्राण क्या होगा, 1 3 5 होगा, ठीक है। और अंतस्थ वर्ण आपको याद ही हो गया, यह रह अंतस्थ वर्ण होता है, और तीनों शह क्या होता है, उसमें व्यंजन होता है। अघोष क्या होता है, वर्ग का पहला दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा होता है, और तीनों शह क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, अघोष क्या होते हैं, वर्ग का पहला और दूसरा होते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 नंबर। आइए देखते हैं 84 नंबर क्या है। 84 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, बताना इसमें कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये स्पर्श व्यंजन, सॉरी एक मिनट, तो इसमें बताना है कि कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, तो दोस्तों ये च होता है, ठीक है, ये क्या होता है, च होता है। ये क्या होगा दोस्तों, इसका सॉरी ये होगा, इसका यह होगा। इसे पूछा स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो ये जो य व र ल होता है अंतस्थ व्यंजन होता है, जैसे य व र ल ये क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। इसमें पूछा है स्पर्श व्यंजन, तो ये सब क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, अंतस्थ होता है, ठीक है। 84 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में दिया है, इसके पढ़ लीजिए। कह रहा है यह वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि अंतस्थ व्यंजन है, से सभी स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ अंतस्थ तो क्या होता है, यह व ल होता है। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो होता है देखिए ये छ होता है, ये ज्ञा होता है, इस तरह ये सब क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। लेकिन जो यह होता है ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। देखिए 3 यहाँ पर दिया है, एक और होता है, यहाँ पर आप इसके बारे में देख लीजिएगा कि दिया है कि दिए गए व्यंजनों में यह संयुक्त व्यंजन नहीं अपित अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ये छ होता है, ये त्रय होता है, ज्ञा होता है और ये श्रय होता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य व र ल होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, बताना है कि इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो क्या होता है, य व र ल, ठीक है, तो इसमें वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। 86 का वह हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87, सेम क्वेश्चन दोस्तों, उसको डिस्कशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य व र ल होता है, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। 87 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो क्या होता है, य र ल व होता है, क्या होता है, य र ल व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है।
थोड़ा सा तेज करेंगे तो तब जाके थोड़ा वीडियो छोटा बन पाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है दोस्तों। उसमें क्या होता है, उसमें व्यंजन बताए थे तीनों से और है क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं, ठीक है। तीनों क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। ये अलावा क्या होते हैं दोस्तों, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तीनों से और है क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। 89 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये हमारा अब है 90। कह रहा उसमें व्यंजन, तो वही बताएं तीनों से और है, तीनों से और है ये क्या होते हैं, उस व्यंजन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका, बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, फिर भी एक बार पढ़ दे रहे हैं। तीनों से और है उस व्यंजन है, यह रेल है वह अंतस्थ व्यंजन है, छ छ जय जय ट डेढ़ ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला है कि उसमें व्यंजन, ठीक है, बताना है कि इसमें कौन सा उसमें व्यंजन है। तो ये क्या होगा उसमें व्यंजन दोस्तों, इसमें उसमें व्यंजन आपको पता होगा कि किसको कहा जाता है, उसमें व्यंजन देखिए अब वही बताए हैं तीनों से और है होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तीनों से और है क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। अगला है कि दिया है कि 92 वाला, ठीक है। अब 92 में दिया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो आपको पता होगा दोस्तों इसमें कौन सा होगा, गय होगा, ज्ञा होगा, ज्ञानी से, ठीक है। वैसे ज्ञानी ये क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। ये क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। ये 4 होते हैं दोस्तों। अभी इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ग युक्त संयुक्त व्यंजन है जो आधा जय और इया वर्णों के संयोग से बना है। ढ वर्ण अस्वर व्यंजन है, ड द्विगुण व्यंजन है, अंगा नासिक व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं, 6 होता है। एक से मल बनता होता क और क और श से मिलकर 6 बनता है। त्रय गया और 4, यही 4 होते हैं, ठीक है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। कह रहा है 93 है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, ठीक है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। आपको बताना है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो दो व्यंजन आपस में मिलेंगे, तो जब मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। क्या कहेंगे, इसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। यानी 93 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 दिया है कि 6 वर्ग व्याकरण के अनुसार क्या है। तो अभी 6 वर्ग क्या होगा, संयुक्त व्यंजन होगा। क्या होगा, संयुक्त व्यंजन होता है। ये चारों को देखिए यहाँ पर दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। 6 कैसे मिलकर बना होता है, क और श मिलकर क्या बनते हैं, 6 बनते हैं। तय और रे मिलके त्रय बनते हैं। आधा जे और इया मिलके क्या गय बनते हैं। अशय और रे मिलके श्रय बनते हैं। तो अब 6 क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या कहीं पर नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 94 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है 6 वर्ग किसके योग से बनता है। आपको बताना है कि 6 वर्ग किसके योग से बनता है। तो अभी देखेंगे ऊपर दोस्तों, क और श से मिलके क्या बनता है, 6 बनता है। क और श से मिलके 6 बनता है। देखिए आप एग्जाम में आएगा तो नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। मूर्धन्य श होता है, क्या होता है, मूर्धन्य श होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 95 बाद क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है। तो किन वर्णों के संयोग से बना होता है दोस्तों, ये बना होता है जय और ज्ञा से। यानी कौन सा हो जाएगा, ए जय और इया से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो बताएं अल्पप्राण में कौन कौन आते हैं, 1 आता है, 3 आता है, 5। अभी लिखे बताएं कि ऐसे अल्प लिख लीजिए। तो 1 हो जाएगा, 3 है ये, वैसे 5 हो जाएगा। 1 और 3 और 5। तो देखिए ख दूसरा है तो ये होगा नहीं, ठीक है। क ख गए यानी तीसरे में आ रहा, तो ये गए क्या हो जाएगा, अल्पप्राण व्यंजन हो जाएगा। 97 का कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है। बताना है कि कौन सा अल्पप्राण है। तो अल्पप्राण में कौन कौन आएंगे, 1 3 5 आते हैं। तब देखिए क ख ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। च आ रहा, च छ ये पहले नंबर पे आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। तो आपको ये बस इतना ही याद रखना है, 135 अल्पप्राण होता है और 24 क्या होता है, महाप्राण होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, ठीक है। बताना है अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो दोस्तों बताए थे अल्पप्राण क्या होता है, 1 3 और
5 होता है। ठीक है, अब देखिए 1 3 5 कौन है। अब यहाँ क देखेंगे पहला है लेकिन ख दूसरा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, च देखिए पहला होता है, च छ जय तीसरा होता है, अंगा ये 5 होता है। ठीक है, तो यहीं 1 3 5 हो जाएगा, इया होगा च छ इया, तो च छ जय जय इया यानी च और जय इया, ये क्या होगा 1 3 5 होगा, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि दिया है कि दिए गए विकल्पों में से अल्पप्राण ध्वनियों का समूह च जय इया है जिस वर्ड के उच्चारण में पूर्व से अल्प मात्रा में श्वास निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनियां नहीं होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, एक तरह कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, बताना इसमें कौन सा अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण क्या होता है, पहला शब्द तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो देखिए तय थे ले, तय जो होता है वो पहला होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा। तो 100 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 100 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, देखिए यहाँ 101 में है निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है, बताना है कि कौन सा अल्प प्राण है। तो देखिए क ख ग यानी 1 और 3 आ रहा है, तो यही हो जाएगा अल्प प्राण। तो कौन सा हो जाएगा, क और ग हो जाएगा। ठीक है, ये तो अल्प प्राण में आता ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएंगे, क और ग। यहाँ देखिए दिया है ए और बी दोनों दे दिया। ठीक है, एक और ए और बी दोनों दिया। ठीक है, ऑप्शन में चाहे देखिए अ और अ भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरे में पांचवा वर्ग अंतर सभी स्वर वर्ण अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, इसलिए पहला और ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो 101 के बाद देखते हैं 102 नंबर। ठीक है, 102 नंबर में दिया है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है, बताना है दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है। अभी बताए थे कि 1 3 5 क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है, और जो 2 और 4 होगा ये क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 102 का ए सही हो जाएगा। 102 का कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इसके डिस्क्रिप्शन पे लिखा है दोस्तों कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा समस्त उष्म वर्ण ध्वनि ये महाप्राण ध्वनि के उदाहरण है, जैसे ख, एक घ, छ, ट, ठ, थ, ध, फ, स, ये दिया। ये तीनों श याद कर लेना और ये मतलब उष्म व्यंजन याद कर लेना। ठीक है, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है, बताना है इसमें कौन सा महाप्राण है। तो देखिए दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा, महाप्राण। तो देखिए च छ ज यानी तीसरा ज हो जा रहा है, ये नहीं होगा। क ये पहला हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। क ख ग घ घ जो चौथा शब्द है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ठीक है, चौथा बड़ा कौन होगा, घ होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये महाप्राण हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है, महाप्राण ध्वनि कौन सी है। तो महाप्राण कौन सा होगा, दूसरा और चौथा। क पहला होता है, ये नहीं होगा। त पहला होता नहीं है, त थ द ये तीसरा होता है, ये भी नहीं होगा, यानी घ होगा। घ क्या होगा, चौथा होता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें लिखा है, डिस्कशन पूरा पढ़ लीजिए दोस्तों। अब आइए देखते हैं सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, जिसमें क्या होगा, 2 और 4 होगा। ठीक है, तो देखिए ख तो दूसरा होगा, च छ ये भी होगा, ट ठ यही पहला हो जाएगा। ठीक है, यही पहला हो जाएगा, यानी ख छ ठ ये क्या है, नहीं अच्छा महाप्राण पूछा है। देखिए हाँ क ख, हाँ देखिए दूसरा च छ दूसरा, ये भी ट ठ। ठीक है, ए यानी 105 का क्या हो जाएगा, ए होगा। 105 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 106 महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। महाप्राण पूछा तो दूसरा और चौथा होता है, तो दूसरा और चौथा किसमें है, दूसरा और चौथा, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 106 के बाद क्वेश्चन नंबर 107। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है 107 नंबर। ठीक है, अब 107 में दिया है कि निम्न से महाप्राण वर्ण कौन है, बताना है कि महाप्राण वर्ण कौन है। तो महाप्राण क्या होगा, 2 और 4 होगा। अब देखिए क पहला होता है, ये नहीं होगा। त थ थ थ थ यानी थ दूसरा होता है, यही हो जाएगा।
ओए ये नहीं होगा, पहला होता है, च पहला होता है, ये नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 108, निम्न में से महाप्राण है, तो आपको बताना है 2 और 4 किस में आएगा, तो 2 और 4 देखिए घ जो होता है चौथा होता है, यही क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अब डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप जान चुके हैं महाप्राण कौन है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। महाप्राण व्यंजन कौन सा, तय पहला होता है, ये नहीं होगा, तय थ द ये तीसरा होता है, ये नहीं होगा, प फ ब भय, ये भय जो होता है चौथा होता है। देखिए देखिए प फ ब भय मैं। ठीक है, तो भय जो होता है चौथा होता है, यानी महाप्राण क्या हो जाएगा, चौथा, क्योंकि महाप्राण कौन होता है, दूसरा और चौथा होता है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, 109 का सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 110 कह रहा अघोष बड़ कौन सा, बताना है कि आपको अघोष बड़ इसमें कौन सा होगा। ठीक है, आपको बताना है इसमें अघोष बड़ कौन सा होगा, तो दोस्तों ये स होगा। ठीक है, अघोष क्या होगा, स होगा। ठीक है, क्या होगा, स होगा। क्यों होगा आप यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पर दिया है कि नाद की दृष्टि से जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियों खुली रहती है और वायु बिना अवरोध के बाहर आ जाती है, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, ठीक है, और तीनों श अघोष व्यंजन है, अतः प्रश्नगत वर्णों में से श क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अघोष वर्ग। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो पहला है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, और जो उसमें व्यंजन में जो तीनों श होते हैं, ठीक, उसमें तो है भी आ जाएगा, लेकिन ये जो तीनों श होते हैं और पहला दूसरा है, ये सब क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अब इसमें देखिए सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि आपको बताना है कि क्या होगा, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अघोष है। ठीक है, बताना है कि कौन सा अघोष है, तो अघोष कौन सा होता है कि पहला होगा और दूसरा होगा, या तीनों श होंगे, तो पहला देखिए इसमें क है, ठीक है, पहला क है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अघोष वर्ड हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका 111 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, दिए गए वर्डों में से क अघोष वर्ड है, शेष वर्ड सघोष है। सघोष में क्या आ जाएंगे, 3 4 5 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अघोष देख लीजिए, इसमें पूछा है कि कौन सा अघोष है, तो अघोष कौन सा होगा, पहला और दूसरा अघोष होता है। अब देख लीजिए इसमें कौन सा अघोष है, च पहला होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये अघोष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए च वर्ड दिए गए विकल्प में च वर्ड अघोष है, शेष वर्ड सघोष है। 112 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 113 में दिया है कि निम्न में से अघोष वर्ड कौन सा है, तो अघोष वर्ड कौन सा होगा दोस्तों, पहला और दूसरा। तो देखिए यहाँ से पैफ है, यानी प पहला होता है, यही क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ठीक है, घ चौथा होता है, ग तीसरा होता है, पैफ है वही भी तीसरा होता है, इसलिए ये सब नहीं होंगे, तो ये प हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 114। ठीक है, 114 में कह रहा है कि कौन सा वर्ड घोष नहीं है। घोष नहीं है मतलब अघोष पूछ रहा है, अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर तय देखेंगे क्या हो जाएगा, पहला वर्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अघोष हो जाएगा, ये घोष नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, सी भी दिया है, सी अच्छा इसलिए दिया है क्योंकि अभी पढ़ेंगे कि जो तीनों श होता है वो भी क्या होता है, घोष, यानी तय भी हो जाएगा और श भी हो जाएगा। ऐसे वाले में क्वेश्चन को गलत मान लिया जाता है। ठीक है, विकल्पों में से बी और सी दोनों सही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा तीनों श क्या होते हैं, अघोष होते हैं, यानी बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। 114 हो गया। अब देखिए 115, निम्न में से घोष वर्ड कौन सा है। अब घोष वर्ड कौन सा होगा दोस्तों, तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा होगा। ठीक है, अब च छ ज, ठीक है, च छ ज, देखिए ज तीसरा है, यानी यही घोष हो जाएगा। अब देखिए क पहला है, अघोष होगा, ट पहला है, अघोष होगा, च पहला है, ये भी क्या होगा, अघोष होगा, यही तीसरा है, ज क्या होगा, ये घोष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या बताना है कि सघोष वर्ड कौन सा है। बताना है कि सघोष वर्ड कौन सा है, तो श तो जानते हैं, तीनों श क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ये तो होगा नहीं। अघोष में यानी कितना आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो देखिए प पहला होगा, ये नहीं होगा, प फ ब, यही ब जो है तीसरा वर्ड है, इसलिए क्या होगा, सघोष होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 116 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों।
हाँ ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? बताना है इसमें कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसमें वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, तो बताना है कौन सा नहीं है, तो ये होता है दोस्तों उत्क्षिप्त होता है। क्या होता है? उत्क्षिप्त होता है। आप देखिए उसमें व्यंजन पढ़े हैं, पार्श्विक भी पढ़े हैं, सघोष पढ़े ही हैं। ठीक है, तो इसमें उत्क्षिप्त कोई नहीं होता। ठीक है, व्यंजन का वर्गीकरण नहीं होता, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाए? इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें दिया है, देखिए दिए गए शब्दों में से उत्क्षिप्त शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। उत्क्षिप्त हिंदी में नवागत ध्वनियाँ, ठीक है, इन्हें द्विगुण व्यंजन, विकसित ध्वनि इत्यादि कहते हैं। धातव्य है कि हिंदी शब्दकोश में कोई भी शब्द उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, उत्क्षिप्त कौन होंगे? ढय होगा और हो, ठीक से प्रारंभ नहीं होता। कामता प्रसाद गुरु ने प्रत्यय के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। कौन कौन होंगे दोस्तों? यहाँ पर दिया है कि अभ्यंतर प्रत्यय होगा, ये विपरीत होता है, स्पृष्ट होता है, ईर्षित विपरीत होता है, ईर्षित स्पृष्ट होता है। ये बाह्य प्रत्यय कौन होंगे? अघोष और घोष होंगे। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत लय व्यंजन आता है। पार्श्विक से आशय कि जिह्वा के दोनों पार्श्व बगल से होकर जिस बड़ के लिए ध्वनि उच्चारित होती है, साथ में लय का उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए अगला क्या है क्वेश्चन में, निम्न से कौन सा बड़ घोष है? बताना इसमें कौन सा घोष है। तो घोष कौन सा होगा? 3 होगा, 4 होगा और 5। तीसरा, चौथा, पांचवा बड़ क्या होगा? घोष होगा। क देखिए पहला है तो नहीं होगा, ख दूसरा है नहीं होगा, च पहला है नहीं होगा, तो ये ग तीसरा होता है, यही हमारे क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। 118 कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 119 नंबर। यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन लिखा है, यहाँ पढ़ लीजिए दोस्तों, हम समझा दिए हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ घोष है? बताना है कि कौन सा घोष है। तो हम जानते हैं दोस्तों घोष कौन सा होगा? तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा होगा। तो हम देख लीजिए, प पहला होता है, ये नहीं होगा। ट पहला होता है, नहीं होगा। त थ द ये तीसरा है इसलिए हो जाएगा। प फ ये दूसरा है इसलिए ये नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला हो जाएगा। 119 का सी हो जाएगा। अब देखिए 120 नंबर। 120 नंबर में निम्न से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? बताना है कि इसमें कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो इसमें कौन सा संघर्षी हो जाएगा दोस्तों? है हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? है हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसके बारे में देख लीजिए, जहाँ पढ़ने की जरूरत है वहाँ जरूर पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु को न तो स्पर्श ध्वनियों की समान पूर्ण अवरोध होता है, न स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह तथा वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे ए स, इसको तालव्य श बोलते हैं, मूर्धन्य श और दंती श और है, इन्हें ही उष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, यानी देखिए उष्म को ही क्या कहते हैं? संघर्षी कहा जाता है, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्गमित होती है, जिससे उष्मा उत्पन्न होती है। अतः प्रसंगत विकल्पों में से है क्या होगा? संघर्षी हो जाएगा। ठीक है, उष्म व्यंजन, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो उष्म व्यंजन होते हैं उससे क्या कहते हैं? संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पूछा है संघर्षी, तो आप याद कर लीजिए कि जो उष्म व्यंजन होते हैं वहीं क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं। 120 के बाद देखिए 121 नंबर कह रहा है कि ये जो तीनों श है और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? उस व्यंजन कहलाते हैं और उसमें के साथ संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, यानी उष्म और संघर्षी व्यंजन दोनों कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 122 का देख लीजिए। अब दिया है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? बताना है कि आपको निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो पार्श्विक ध्वनि दोस्तों लय होता है। क्या होता है? लय होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। दिया है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वक्ष का स्पर्श करती है तथा स्वजिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की लय ध्वनि पार्श्विक व्यंजन कहलाती है। अब इसको याद कर लीजिएगा, जो हमारा लय होता है ये क्या होता है? पार्श्विक होता है। ठीक है, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। अब देखिए अगला है कि निम्न से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक कौन होता है? लय क्या होता है? पार्श्विक होता है। ठीक है, अब 123 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है क्वेश्चन नंबर 124 की सभी स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, व्यंजन कौन से वर्ग में है? बताना कि सभी स्पर्शी व्यंजन
कौन से वर्ग में है, ठीक है। तो अस्पर्शी व्यंजन आपको पता होना चाहिए किसको कहा जाता है दोस्तों, पहले वाले को, ठीक है। किसको कहा जाता है, पहले वाले को, पहले वर्ग, ठीक है। तो अस्पर्शी व्यंजन कौन होंगे, जैसे क हो जाएगा, च हो जाएगा, प हो जाएगा, द हो जाएगा। इसके बारे में आप देख लीजिए कैसे होगा ये अस्पर्शी व्यंजन। यहाँ पर दिया है कि क च प द सभी अस्पर्श व्यंजन है और अन्य विकल्प में सभी वर्ण में अस्पर्श व्यंजन नहीं है। वर्ण क से मैं तक अस्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक है। क से मैं तक क्या कहलाता है, क से कहाँ तक, क से मैं तक क्या कहलाता है, अस्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक है। अब मैं के बाद जो आएगा, प फ ब मैं के बाद, ठीक है, जो आएगा वो सब अस्पर्श व्यंजन नहीं कहलाते। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए प फ ब भ माँ, अरे सॉरी प फ ब भ माँ, यह र ल व, तो र ल यहाँ आ जा रहा है, यहाँ भी र आ जा रहा है, यहाँ भी र आ जा रहा है, इसलिए स्पर्शी व्यंजन ये सब नहीं होंगे। 125 का देखिए दोस्तों, कहा कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो कितनी होगी दोस्तों, ये बताना है कि आपको वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, बताना है कि कितनी है। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 25। देखिए स्पर्श व्यंजन कहाँ तक होगा, मैं तक होगा, यानी क वर्ग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, च वर्ग, उसके बाद क्या होगा, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। तो यही होगा प फ ब मैं, तो देखिए 5 इसमें होगा, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 25। कैसे मैं तक 25 वर्ण मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्ध, दंत, ओष्ठ को जिह्वा द्वारा स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिया क वर्ग में कौन आते हैं, क ख ग घ अंगा। च वर्ग में कौन आते हैं, च छ ज झ ञ। ट वर्ग में कौन आते हैं, ट ठ ड ढ अड़ा। त वर्ग में कौन आते हैं, त थ द ध न। प वर्ग में कौन आते हैं, प फ ब भ म। इसको कहते हैं कंठ, कंठ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, कंठ कहते हैं। इसको तालु कहते हैं, इसको मूर्धन्य कहते हैं, ठीक है। इसको दंती कहते हैं, इसको ओष्ठ कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगला है कि स्पर्श व्यंजन के उदाहरण बताना है कि स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। तो स्पर्श व्यंजन के दोस्तों उदाहरण क्या होते हैं, उसमें व्यंजन को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। सॉरी वो तो दूसरा हो जाएगा, सॉरी दोस्तों गलती हो गई। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है, आपको बताना इसमें स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों अभी बताएं, ऊपर जो स्पर्श व्यंजन होते हैं कहाँ से होते हैं, क से लेके मैं तक, ठीक, क से लेके मैं तक क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्षेत्र आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। र ल आ गया, ये नहीं होगा। तीनों से आ गया, ये भी नहीं होगा। त थ द ध ध, ये कहाँ से, क से यम के बीच में पड़ेगा, यहीं क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन ऊपर अभी ये सब पढ़े हैं, और इसमें स्पर्श व्यंजन क्या होंगी। अब संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रेय। सबसे इंपॉर्टेंट है अंतस व्यंजन, ऊपर आप लोग पढ़े होंगे, ये रहला हुआ क्या होता है, अंतस वर्ण। उसमें संघर्षी कौन होंगे, तीनों शय और अय होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 127 है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब देखिए एक फ नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये पहले तो एक क्या होता है, ये छ होता है, ग होता है, त्र होता है, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, इसमें एक कौन नहीं दिया है, छ दिया है, त्र दिया, ग दिया है और श्रेय ने, ये श्रेय नहीं दिया, ठीक है। ये फ नहीं होता, ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर दिया है 128 का, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है, झ नहीं होगा। छ त्र होता है, छ ज्ञ त्र होता है, झ नहीं होता है, ठीक है। 128 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है। तो क्या होगा, ट ठ ड ढ अड़ा, ठीक है। ध नहीं होगा, ये त वर्ग में आएगा, ठीक है। 129 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 129 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा कि वर्ग कैसे देखा जाएगा। कौन सा स्वर नहीं है, बताना इसमें कौन सा स्वर नहीं है। तो देखिए अ ए स्वर होते हैं, ब क्या होता है, व्यंजन होता है। तो 130 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 130 के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, ठीक है। अब क के बाद बताना है कि कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, ठीक है। अब आपको बताना है, तो देखिए ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये सब संयुक्त व्यंजन होते हैं। क के बाद आपको बताना है कि कौन सा दिखाई देगा। तो क के बाद दिखाई देगा, छ दिखाई देगा, ठीक है। क के बाद क्या दिखाएगा, छ दिखाई देगा, ठीक है। जो हमारे छ कैसे बना होता है, क होता है और प्लस के क्या होता है, श होता है। क्या होता है,
कै प्लस के स होता है, तो एक मिलके बनता है 6 बनता है। ठीक है, तो ये पूछा है कै के बाद क्या दिखाई देगा, तो कै स से जब मिलेगा तो क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ पर आपको देख लीजिए, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल मंडी परिषद में पूछा था। ठीक है, कै के बाद 6 बड़ा आता है, कै के बाद क्या आता है, 6 आता है, क्योंकि देखिए 6 किससे मिलकर बना होता है, आधा कै और स से। ठीक है, और ज्ञा किससे होता है, जय और इया से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो कौन सा आएगा दोस्तों, ये आएगा रिछ आएगा। क्या आएगा, री। देखिए समय री है। अब देखिए इसमें कौन सा आएगा, क्योंकि सबसे पहले कै आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कै। कै के बाद कै तो 6 से बनता है। देखिए अभी ऊपर पढ़े यहाँ पर कै और स मिलके क्या बनते हैं, 6, तो पहले कै आएगा ना, तो 6 वाला पहले आ जाएगा, री के बाद क्या आएगा, क्योंकि री समय है, उसके बाद कै आएगा। ठीक है, पहले शब्द क्या होता है, कै होता, आधा कै आएगा ना, तो यही क्या होगा, रिच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि विकल्प, यहाँ पर देख लीजिए दिया है विकल्प में दिए गए शब्दकोश के अनुसार इस प्रकार होगा, रिच, ऋग्वेद, ऋण और ऋणु, क्योंकि 6 वर्ण का क्रम कै वर्ण के बाद आता है, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, 132 था, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 133। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ सब दिया है, इसके ऊपर वाले रिच में कैसे होगा, री होगा, कै होगा, स होगा, यहाँ होगा। ऋग्वेद में री होगा, आधा ग होगा, व होगा, आधा व, आधा द और अ होगा। ऋण में री, आधा ड़, अ होगा, री, आधा ड़, उ होगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, बताना है। इसमें से कौन सा सबसे पहले आया, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों, आपको दिमाग लगा के बताना है। बताइए अब कौन सा आएगा, इसमें पहले आएगा आँख आएगा। क्या आएगा, आँख आएगा। क्यों आएगा, अब देखिए पहले क्या आएगा, आ आएगा। ठीक है, पहले क्या आएगा, आ आएगा। इसमें देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो पहले कौन सा आएगा, आँख आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पर रीजन दिया। ठीक है, क्योंकि शब्दकोश के अनुसार प्रश्नगत शब्दों का क्रम इस प्रकार होगा, आँख, आँच, आकार और आग। पहले चाक बिंदी वाला आता है, बाद में आता है। ठीक है, अब देखिए पहले चाक बिंदी वाला आएगा तो आँख और आँच भी आ सकता है। अब जान ही रहे, ख पहले आएगा, 6 बाद में आ जाएगा। ठीक है, जो आँख मिलके बनेगा वो कैसे बनेगा, आ के ऊपर चाक बिंदी, आधा ख और है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, पहले आएगा। इसकी पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका अगला, अब पूछा है कि बताना है कि अयोगवाह, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अयोगवाह। तो पूछा है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह होते हैं। ठीक है, बताना है कि कितने अयोगवाह होते हैं। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए दिया दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अनुस्वर, ठीक है, तथा विसर्ग। ठीक है, यानी ये एक ऊपर वाला जो बिंदी होता है और ये 2 बिंदी वाला अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ठीक है, योग ना होने पर जो साथ रहे वो क्या कहलाता है, अयोगवाह कहलाता है। ये ध्वनियां न तो स्वर और ना ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनका जातीय योग ना तो स्वर के साथ और ना ही व्यंजनों के साथ, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखिए अगला है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अभी ऊपर इसके बारे में पढ़े हैं, कौन कौन होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें है कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं, आपको बताना है ऐसी कौन सी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु समावेश स्वर में नहीं किया जाता। ठीक है, स्वर में नहीं किया जाता। तो अभी पढ़े हैं, ये होगा अंग और अ। देखिए एक बिंदी वाला और डबल बिंदी वाला, ये क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा अंग और अ ऐसी 2 मात्राएं है जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश ना तो स्वर में किया जाता और ना ही व्यंजन में। अह को अनुस्वर और अह को विसर्ग कहते हैं तथा इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसके बाद 137 नंबर। ठीक है, 137 नंबर है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। बताना है कि अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताना कौन सा उपयुक्त नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। ठीक है, ये क्या है, सही है। अनुस्वार नासिक व्यंजन होता है, ये भी सही है। इसे
ये देखिए अभी पढ़े ना, एक बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है, सही है। इससे चाक बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है, चाक बिंदी वाला नहीं होता, चाक बिंदी वाला नहीं होता। तो कह रहे उपयुक्त नहीं है, तो कौन यही उपयुक्त नहीं है, ठीक है, ये उपयुक्त नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी हो जाएगा। आप इसके बारे में देख लीजिए, दिया है यहाँ पर कि डी, इसे चाक बिंदी के रूप में लिखा जाता है, उक्त कथन अनुस्वार के संबंध में उपयुक्त नहीं है। इसके उच्चारण में नाक से अधिक श्वास निकलती है और मुख से कम, जैसे अंश, पंच, अंग आदि। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार में ध्वनि प्रकट करने के लिए बड़ पर बिंदु लगाया जाता है। इस तत्सम शब्दों के अनुस्वार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है, बताना है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है, ठीक है, बताना है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो किसका दोस्तों कार्य करता है दोस्तों, ये पंचम वर्ग का काम करता है, ठीक है। किसका करता है दोस्तों, अनुस्वार जो होता है ये पंचम वर्ग का कार्य करता है। जैसे देखिए हमारा क्या होगा, अंगा हो गया, इया हो गया, आड़ा हो गया, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। आइए इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पर दिया है कि अनुस्वार पंचम वर्ग का कार्य करता है। जैसे यदि मैं का मेल क से भय तक के किसी भी व्यंजन के वर्ग होने पर मैं उसी वर्ग के पंचमा अक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समपूर्ण, ठीक है, क्या होगा, शनपूर्ण हो जाएगा। परंतु क्या होगा, परंतु हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है कि दिया है कि व्याकरण के अनुसार क्या होगा, क्या होगा, अनुसार होगा, क्या होगा, अनुस्वार होगा, ठीक है। ये तो संयुक्त स्वर होते नहीं है, व्यंजन होते नहीं है, ये संयुक्त उच्चार नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएंगे, अनुस्वार हो जाएगा। 139 के बाद देखते हैं 140 कहता है अयोग्यवाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना अयोग्यवाह किसको कहा जाता है, ठीक है। अयोग्यवाह कहा जाता है, आपको बताना कि किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, विसर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विसर्ग को। अल्पप्राण को तो अयोग्यवाह कहेंगे नहीं, अल्पप्राण कौन होंगे, 1 3 5 होगा, महाप्राण क्या हो जाएगा, 2 और 4 होता है, ये भी नहीं होता, संयुक्त व्यंजन भी नहीं होता, तो बचेगा कौन, विसर्ग। विसर्ग को क्या कहा जाता है, अयोग्यवाह कहा जाता है, ठीक है। अयोग्यवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, आप इसके बारे में अभी ऊपर पढ़े हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों, एक अंग वाला होता है और अह वाला, एक होते हैं अयोग्यवाह होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 140 के बाद देखिए 141 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दोस्तों ध्वनि के बारे में, पढ़ेंगे हम किसके बारे में, ध्वनि के बारे में। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब वह क्या कहलाता है। आपको बताना है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, तो कहलाता है युग्मक ध्वनिया। क्या कहलाता है, तो युग्मक ध्वनिया कहलाता है, ठीक है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनिया कहलाता है। कुछ क्वेश्चन लेटेस्ट नया मिलेंगे तो 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व युग्म हो जाता है, द्वित्व युग्म हो जाता है तब वो युग्मक ध्वनिया कहलाती है। द्वित्व मतलब क्या होता है, युग्म हो जाना। युग्मक ध्वनिया प्रायः शब्द के मध्य में आती हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो उन्हें संयुक्त ध्वनिया कहा जाता है, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत इत्यादि, ठीक है। अब है एक अगला क्वेश्चन 142 नंबर। 142 नंबर में अब देख लीजिए, इसमें दिया है कि उच्चारण की दृष्टि संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, ठीक है। बताना है कि जो संबल ध्वनि है ये कौन सा वर्गीकरण है, तो आपको बताना है कि संबल वाला कौन सा होगा। तो अभी ऊपर पढ़े हैं कि ये क्या होगा, ये होगा संपृक्त ध्वनि होगा। ये क्या होगा दोस्तों, संपृक्त ध्वनि होगा, ठीक है। ये इसके बारे में देख लेते हैं, संपृक्त, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि उच्चारण की दृष्टि संबल संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। श और ब ध्वनियों का मध्य मैं ध्वनि संयुक्त प्रयुक्त हुई है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर स और ब ध्वनियों के मध्य मैं ध्वनि संयुक्त हुई है। देखिए जैसे है ना, यहाँ पर संबल, यहाँ पर श, ठीक है, और व के बीच कौन हुई है, मैं हुआ, ठीक है। तो ऐसे ध्वनियों को क्या कहते हैं, ये संपृक्त ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ध्वनियों को निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है, बताना इसमें कौन सा अशुद्ध है। अब बताना, जैसे दिया है कि तालब और महाप्राण, च क्या होता है, तालब, ठीक है। च तो तालब होता है, ठीक है, लेकिन ये महाप्राण नहीं होता है। महाप्राण क्या होते हैं, 2 और 4 होता है। महाप्राण 2 और 4 होते हैं और 1 और 3 अल्पप्राण होते हैं। च पहला अक्षर होगा, ठीक है, तालब वर्ग का पहला होगा, नहीं पहला होगा तो अल्पप्राण होना चाहिए, इसलिए गलत है, ठीक है, इसलिए क्या है, गलत है। जैसे देखिए ख महाप्राण क्या होंगे, 2 और 4 होंगे,
तो 2 और 4 महाप्राण हो जाएगा, और क्या होते हैं, कंठ हो जाएंगे, इसलिए क्या होंगे, सही होंगे। तय तो आपको जानते हैं दंती होता है, पहला है तो क्या हो जाएगा, अल्पप्राण भी हो जाएगा। मैं को क्या, मैं वाले को ओष्ठ बोलते हैं, और इसकी किस में आते हैं, सघोष में भी आते हैं। किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। ठीक है, सघोष में कौन कौन होते हैं आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। अघोष क्या होते हैं, 1 2 होते हैं, और सघोष 3 4 5 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब देखिए अगला है, हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती है, आपको बताना है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं, एक तो स्वर होती हैं, एक तो व्यंजन होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, एक स्वर होती है, एक व्यंजन होती है। ठीक है, खैर हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। बताना कि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ठीक है, देवनागरी की ये नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, ग्रीवा ध्वनि। ठीक है, देखिए आप पढ़े होंगे कि कंठ ध्वनि को कहा जाता है, मूर्धन्य वाला भी पढ़े हैं, दंतोष्ठ वाला भी पढ़े, लेकिन ग्रीवा ध्वनि नहीं होती। देवनागरी लिपि में ऐसा कोई नहीं आता। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कि प्रश्नगत विकल्पों में से ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव, तालव दंत इत्यादि प्रकार की ध्वनियाँ आती है, जिनके द्वारा वर्णों के उच्चारण में सहायता मिलती है। तो हम ग्रीवा ध्वनि नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी था ये क्वेश्चन नंबर 145 के बाद 146 नंबर। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा कहीं पर डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ जरूरी नहीं है। कह रहा भाषा की मूल इकाई है, आपको बताना है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। तो भाषा की मूल इकाई क्या होगी दोस्तों, ध्वनि होगी। क्या होगी, ध्वनि होती है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आइए देख लीजिए। कह रहा है भाषा की जो मूल इकाई हो क्या होगी, ध्वनि होगी। भाषा की मूल इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि बड़ है। जैसे राम शब्द 2 अक्षर, रा और मैं 4 बड़, र आ म अ धातव्य के शब्द में भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। अब हम पढ़ेंगे बड़ संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, बड़ संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी ये लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इस सेशन का क्या होगा, इसमें ये अब लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए, देख लीजिए। पहले कच्छा शब्द का उच्चारण है। ठीक है, कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। बताना है कि कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, क्या होगा, ये इसी वाला हो जाएगा, क आधा क पूरा स। ठीक है, क्योंकि जो कच्छा होता है 6, ठीक है, वो किससे मिलके बना होता है, आधा क और प्लस स से मिलके बना होता है। ठीक है, तो 6 यानी क को हम ऐसे रहने देंगे, 6 हो क्या होगा, आधा क और स वाला। तो आधा क और स किस में है, सिर्फ इसमें है, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण क आधा क सा, शेष विकल्प को शब्द उच्चारण दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बताना है कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। बताना कि इसमें से कौन सा नासिक व्यंजन। ठीक है, तो कौन सा नासिक व्यंजन होता है, नासिक व्यंजन होता है जो नाक से निकले, जैसे होता है ईया होगा। ठीक है, ईया कहाँ से निकलता है, जैसे कहेंगे ईया, तो ये कहाँ से निकलेगा, नाक से निकलेगा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, ये नासिक व्यंजन होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का निर्गमन केवल नासिक विवर से होता है, ठीक है, उसे नासिक व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्गों के पंचम वर्ग, ठीक है, पंचम वर्ग नासिक व्यंजन होते हैं। जैसे आंगा होगा, इया, न, ये सब क्या कहलाएंगे, नासिक कहलाते। अतः दिए गए वर्ण में से यहाँ क्या हो जाएगा, नासिक व्यंजन हो जाएगा। स उस व्यंजन है तथा गय और जय स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। ठीक है, बताना है कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। तो किसमें नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। इसमें र व्यंजन है तो देखिए मातृभूमि में नहीं है। ठीक है, मातृभूमि में नहीं है। जैसे मात्र में त्र र आएगा, मूर्धा में र आ रहा, क्रम में र आ रहा, कि मातृभूमि में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका ये तोड़ के दिया है कि क्यों नहीं होगा। देखिए मातृभूमि में मैं होगा, आ होगा, मैं और आ मिलके क्या हो जाएंगे, माँ हो जाएंगे। अत्री में आधा तय होगा और री होगा, यहाँ र नहीं आएगा।
उसके भूमि में भय ऊ होगा, आए मैं और ई होगा। तो इसमें देखिए र नहीं आ रहा है, इसलिए मातृभूमि हो जाए। मात्रा में देखिए मैं और आ मिल के माँ हो जाएंगे, अतः और र, तो इसमें र आ जा रहा है। इसमें भी देखिए र आ रहा है, इसमें भी र आ रहा है, इसलिए मातृभूमि में र नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में अ आता है, क्या आता है, अ आता है, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अकारांत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। 150 का के बाद आएगा 151 नंबर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा भी देख लीजिए इसका डिस्कशन। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। अंग तथा अयोग व ध्वनियाँ है। यह र ल व अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है, अंत, यह र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अब बताना है वय का उच्चारण स्थान क्या है। बताना है कि वय का उच्चारण स्थान क्या है। तो वय का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। ये दांत और ओठ दोनों से निकल, मतलब टच होकर निकलता है, तो क्या कहलाएगा, दंतोष्ठ कहलाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है जो तय वर्ग होता है वो क्या होता है, दंत होता है। पय वर्ग होता है ओष्ठ होता है, और ओ और क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। ठीक है, जो वह होता है वो क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपका भी याद हो जाएगा। अब अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। बताना है इसमें कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ठीक है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये क्या है, अशुद्ध है, कभी नहीं हो सकता भाई। हिंदी में गया का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया। ठीक है, गया का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, ये सही है। 6 संयुक्त वर्ड है, ये तो जान ही रहे हैं। विसर्ग कंठ वर्ड है, ये भी सही है। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, क्या है, अशुद्ध है। यहाँ पर देख लीजिए क्यों अशुद्ध है, कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। अन्य कथन शुद्ध है जिनका विवरण इस प्रकार है। जय, ज्ञ, जय और अय का योग से बना है, परंतु इसका उच्चारण इन दोनों से भिन्न है। ठीक है, जो ग है ये किससे बना, जय और इया से बन के योग से बना, परंतु इसका उच्चारण इन दोनों से क्या है, भिन्न है। ठीक है, इसीलिए क्या है, अशुद्ध है। अब देखिए 153 नंबर आपको बताना है, 153 नंबर। ठीक है, 153 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, बताना है इसमें कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा, कह रहा है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ये बिल्कुल सही है। अनुस्वार क्या होता है, पूर्ण अनुनासिक ध्वनि होता है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, ये भी सही है। अभी ऊपर देखें सेम क्वेश्चन था, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। तो यानी पहला दूसरा तीनों क्या सही है, यानी पहला दूसरा तीसरा कौन सा आसन सही हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों सही। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी दिया है, ये तीनों सही है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए डिस्क्रिप्शन, दिए गए वाक्यों में तीनों वाक्य सही है और तीनों पंचमाक्षर अनुस्वार अनुनासिक के संबंध में सत्य है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचमा अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम श्वास निकलती है और मुख से अधिक निकलती है। अब देखिए 154 नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे 154 नंबर। 154 में कह रहा है कि निम्न में से अनुनासिक वर्ड कौन सा। बताना है कि इनमें से अनुनासिक कौन सा है। तो अनुनासिक दोस्तों क्या होता है, पांचवा अक्षर होता है। तो पांचवा अक्षर कौन होगा, प फ ब भ म, यानी क्या हो जाएगा, मैं वाला हो जाएगा। 154 का कौन हो जाएगा दोस्तों, 154 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पंचमा अक्षर क्या होता है, अनुनासिक होता है, तो प फ ब म यही तो होगा, तो क्या हो जाएगा 154 का सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। ये कितना था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 154 था। अब 155 देखते हैं। ठीक है, 155 नंबर, यहाँ पर 155 नंबर देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा दीर्घ का वर्ग विच्छेद है। बताना है कि दीर्घ का वर्ग विच्छेद है, तो कौन सा होगा। देखिए दीर्घ में जहाँ री आएगा, ठीक है, तो देखिए दीर्घ में आधा द होगा और यहाँ र नहीं होता है, री आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, री, ये र नहीं होगा। ठीक है, र नहीं होगा। अब ग है तो ग क्या होगा, आधा ग होगा और अ आएगा। ठीक है, तो आधा देखिए, तो पहली बात तो ये री वाला सही होगा, र नहीं होगा, र वाला ये नहीं सही होगा। अब ये दोनों बचा। अब देखिए पूरा कोई अक्षर होता है वो सीधे सीधे नहीं होता, जैसे ग पूरा नहीं होगा, ये आधा ग होगा प्लस के क्या होगा, ऐ से मिलके बना होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ये
पहला हो जाएगा। 155 का कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, यही सेम इसमें दिया है। अब देखिए जैसे 156 है, आपको बताना है कि उद्धान, ठीक है, उद्धान का शुद्ध बड़ विच्छेद है। ठीक है, बताना उद्धान का ये शुद्ध बड़ विच्छेद है तो इसका कौन सा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा। अब देखिए जैसे उद्धान है, ठीक है, क्या है, उद्धान है तो क्या होगा, पहला उ होगा और उद्धान का जो द होगा और यह होगा, लेकिन ये आधा द होगा, क्या होगा, आधा द होगा, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, उ के साथ आधा द और ये आएगा, ये सही होगा। उद्धान है ना, यहाँ पर क्या है, उद्धान, तो आ मंत्र आएगा। यहाँ पर देखिए आय दिया है लेकिन आ आना चाहिए, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। अब इसमें सी वाले में देखिए ऊ है, आधा द है और यह है, बड़ा आ आया है, और न में आधा न और यह आएगा, यानी यही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये तो सीधे सीधे गलत है। यानी उद्धान क्या होगा, देखिए उद्धान में क्या आएगा, ऊ आएगा और प्लस के आधा द आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आधा द आएगा। फिर उद्धान यान है तो फिर क्या आएगा, यह आएगा प्लस के आ आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उद्यान आन हो जाएगा, न आधा न होगा और अय होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। 156 का यहाँ पर देखिए दिया है। उसके बाद 57 का करेक्ट काकल बड़ कौन सा है, बताना है कि काकल बड़ कौन सा। दोस्तों ऐसे जब क्वेश्चन आएगा, जब आप पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। आप भी देखिए यूपी वन रक्षक, ठीक है, ये 2018 वाले में आया है। तो आप काकल बड़ आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप कर पाएंगे। तो दोस्तों काकल बड़ क्या होता है को कहा जाता है, किसको कहा जाता है को कहा जाता है। काकल बड़ किसको कहा जाता है को कहा जाता है। या इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त विकल्पों में है काकल ध्वनि है जिन व्यंजन की ध्वनियों को उच्चारण मुख गुहा खुली रहती है और वायुबंद कंठ खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उन्हें काकल व्यंजन ध्वनि कहते हैं। यह अंतस्थ व्यंजन है, स उस व्यंजन है, ड़ ट पंचम वर्ग अक्षर है। ठीक है, तो काकल ध्वनियाँ कौन होती हैं, है होती हैं। अब देखिए अगला है कि र का विवरण है, बताना है कि र का विवरण कौन सा इसमें जो दिया है वो सब कौन सा इसमें सही है। ठीक है, इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो पहली बात जानते हैं जो र होता है ये लुंठित होता है। ये क्या होता है, लुंठित होता है, ना कि पार्श्विक होता है। पार्श्विक नहीं होगा, संघर्षी भी नहीं होगा, स्पर्शी भी नहीं होता। र क्या होता है, लुंठित होता है, यानी लुंठित एक ही में ऑप्शन में दिया है तो कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सघोष होता है, अल्पप्राण होता है। ठीक है, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, 158 का ए, कौन सा हो जाएगा, 158 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है, इसके बारे में पूरा आप देख सकते हैं। दिया है दोस्तों कि र का बड़ विवरण वासर लुंठित सघोष और अल्पप्राण व्यंजन होता है। अल्पप्राण व्यंजन होता है, आप बस यही ध्यान रखिएगा। जो ल होता है, र होता है, ये क्या होता है, लुंठित होता है। ठीक है, र क्या होता है, लुंठित होता है। दांतों या मसूड़ों के मिलने का स्थान अर्थात दंत मूल को वत्सर कहते हैं तथा इस स्थान विशेष से उच्चारित ध्वनि वत्सर ध्वनि कहलाती है। हिंदी वर्ड में न र ल स व वत्सर ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 158 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। ठीक है, इसके बारे में पूरा दिया है दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। कह रहा है निम्न में से अर्धस्वर कौन कहलाता है। आपको बताना है इसमें से अर्धस्वर कौन कहलाता है। तो आप देखिए यहाँ पर अर्धस्वर जो कहलाता है वो यह कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अर्धस्वर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है कि यह वह अर्धस्वर कहलाते हैं। कौन कौन, यह और वह, ये दोनों क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। आर अभी को ऊपर पढ़ें कि ये लुंठित ध्वनि होती है और लय पार्श्विक होती है। देखिए दोनों में ही होता है कि देखिए एक र होगा, ये लय होगा, लय लुंठित नहीं होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। जो लय होगा वो लुंठित नहीं होगा, यानी लुंठित कौन होगा, र होगा, ऐसे याद कर लीजिए। एक र होगा, एक लय होगा, लय लुंठित नहीं होगा। तो जो लय लुंठित नहीं होगा तो क्या होगा, पार्श्विक होगा। क्या होगा, ये पार्श्विक होगा। लय जब लुंठित नहीं है तो ये पार्श्विक है, तो र क्या हो जाएगा, ये लुंठित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। और यह वह जो होता है ये क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। अब इसमें पूछा है कि स्पर्श व्यंजन, ठीक है, बताना स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि घोष और महाप्राण ध्वनि कौन है। तो स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं, कैसे लेके मैं तक। ठीक है, क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसमें चारों हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा,
चारों हो जाएगा। अब देखेंगे कि कंठ ध्वनि कौन सी होती है, आपको बताने की कंठ ध्वनि कौन होगी, तो क ख ग घ घ ये चारों हो जाएंगे कंठ भी, यानी स्पर्श व्यंजन भी चारों हैं, कंठ भी चारों हैं। अब अघोष, अघोष कौन सा होता है दोस्तों, पहला होता है और दूसरा, पहला और दूसरा, यानी क और ख, ये ग और घ ये नहीं होंगे। तो इसमें अब देखिए कौन सा ऑप्शन बचा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब महाप्राण, महाप्राण में कौन सा होता है दोस्तों, जो महाप्राण में कौन सा होता है, दूसरा होता है और चौथा होता है, ये महाप्राण होते हैं। अब दूसरा चौथा कौन होगा, तो ये तो पहला हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा, ख वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ख वाला हो जाएगा। ठीक है, आप वो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए स्पर्श व्यंजन तो भाई कैसे यम तक, कैसे मैं तक होता है तो चार हो जाएगा। कंठ कैसे अंगा तक होता है तो ये भी चार होगा, यानी इस दोनों से हमें नहीं पता चल पा रहा है। अब अघोष, अघोष कौन होता है, पहला और दूसरा बड़ होते हैं, पहला और दूसरा क और ख होते हैं, यानी ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। फिर महाप्राण, महाप्राण में 2 और 4 आएंगे, तो ये पहला होता नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ख हो जाएगा। 160 के बाद अब देखते हैं, यहाँ पर दिया है डिटेल में। आप ऊपर यही सब क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो अब वहाँ जरूरी नहीं है कि डिस्कशन पूरा पढ़ा जाए। कह रहा है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना देवनागरी लिपि। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्वर वे वर्ड है जो अन्य वर्णों की सहायता से बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखिए यहाँ 18 वाला चल रहा है, बस लास्ट पेज चल रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो किसके बाद आता है दोस्तों, कै के बाद आता है। ऊपर ये क्वेश्चन सेम आप पढ़ चुके हैं। 162 के बाद 100, अब देखते हैं 63 नंबर। इसमें कह रहा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा पुल्लिंग नहीं है। तो कौन सा पुल्लिंग नहीं होता है दोस्तों, ये होता है ई और ई। ठीक है, ये पुल्लिंग नहीं होता है, ये पुल्लिंग नहीं होता है, यानी अ और ये स्वर वाले के। ठीक है, ये पुल्लिंग नहीं होता, स्वर वाला क्या होगा, पुल्लिंग नहीं होता। ठीक है, वर्णमाला के ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता, इनके अतिरिक्त री भी स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 164 बताना कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है। आपको बताने कि कौन सा इसमें री की मात्रा, तो दोस्तों अभी ऊपर इस संधि विच्छेद वाला पढ़ रहे तो जो नीचे वाला आता है, ठीक है, जैसे वृष्टि है तो ये री होता है, क्या होता है, री होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला होगा। जो नीचे होता है वहीं क्या होता है, री होता है। अब अगला है कि निम्नलिखित से कौन सा स्वर नहीं है, इसमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो सीधी सीधी बात है, आप जान आए ए वो स्वर होते हैं, ये व्यंजन होता है, यहाँ क्या होता है, व्यंजन होता है। 165 के बाद क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 166। ठीक है, अब 166 में आपको बताना है कि कह रहा है जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, तो उसका क्या स्थान है दोस्तों, ये कहलाते हैं काकल्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, काकल्य कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए 166 का दिया है सी, 166 का यहाँ पर दिया होगा सी। ठीक है, 166 का क्या दिया, सी। जिस व्यंजन में ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है अर्थात जिसका उच्चारण स्वरयंत्र मुख से होता है उन्हें काकल व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत है व्यंजन आते हैं। काकल व्यंजन कौन होते हैं, है होते हैं। ऊपर ये क्वेश्चन सेम पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है। अब देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं पूछा गया है, इसमें पूछा है यूपी SSC मंडी परिषद वाले ने पूछा है प्रत्येक शब्द के वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। ठीक है, जैसे अलग अलग करके लिखेंगे उसी क्रम में, जैसे अभी बताए थे ना, जैसे विद्यालय लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, विद्यालय, तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे, बी आधा द जो भी लिखना है वो सब क्या कहते हैं, बड़े विच्छेद कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, बड़े विच्छेद। जैसे किताब का देखिए यहाँ पर लिखा है क ई त आ व, ये सब क्या कहलाएंगे, बड़े विच्छेद कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है
किस शब्द में री स्वर नहीं है, बताना है किस शब्द में री नहीं। तो जो नीचे वाला आता है, देखिए यहाँ किस कृष्ण में, कृपा में, दृष्टि में, सब इसमें री स्वर आता है, लेकिन आज में री नहीं आएगा। तो सिंपल सा आज में दिख रहा है कि नहीं आएगा। और इस सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये होगा आज कि जिह्वा की नोक पर ऊपर की दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्सों के संपर्क में आकर वायु की प्रवाह के अवरुद्ध करती है, इसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वत्रस्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वत्रस्य। दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे बने रहना अच्छा लगा होगा ये टॉपिक तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।